अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, सही है। उसका नेम हम रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, वो यूनिट वेक्टर है एन। सही है। एन यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है, कोई भी नाम रख सकते हो, सही है। हाँ, ए और बी मत रखना, क्योंकि आपके पास जो है वो दो वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं क्वेश्चन 4 में, ए और बी। विच इज ऑर्थो, आपके पास क्या, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, सही है। और जो यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर है ईच ऑफ द वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स गिवन है उन दोनों पे। एक ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी, सही है। जो आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है एन, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर, सही है। तो आप क्या लिखोगे इधर, यूनिट वेक्टर एन is perpendicular to a plus b and a minus b, सही। तो आपको एक यूनिट, आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है ए प्लस बी वेक्टर के ऊपर और ए माइनस बी वेक्टर के ऊपर, सही है। तो अब ए और बी हमें गिवन दो, बिल्कुल गिवन है। वेयर ए वाला वेक्टर आपके पास गिवन है, आई, सॉरी, 3i + 5j, 3i + 5j - k। इसी तरह बी वाला वेक्टर भी गिवन है, i + 2j - 5k। तो ये दो वेक्टर्स ए और बी आपके पास गिवन है। आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है, सही है। हाँ, और वो यूनिट वेक्टर दो वेक्टर्स ए प्लस बी और ए माइनस बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दो वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, सही है। और आपके पास ए और बी वेक्टर गिवन दिए हुए हैं, ए प्लस बी वेक्टर गिवन नहीं है, ए माइनस बी वेक्टर गिवन नहीं है। सबसे पहले आपको ए प्लस बी वेक्टर फाइंड करना होगा, फिर ए माइनस बी वाला वेक्टर आपने फाइंड करना होगा। ए प्लस बी कैसे निकलेगा, वेक्टर ए जो 3i + 5j - k है उसको ऐड कर देंगे वेक्टर बी में, i + 2j - 5k। तो ए प्लस बी वाला वेक्टर आ जाएगा। 3i + 1i कितना हो गया आपके पास, 4i + 5j + 2j कितना हो गया, +7j, -1k -5k कितना हो गया, -6k। तो ये ए प्लस बी वाला वेक्टर आ गया। इसी तरह आप ए माइनस बी वाला वेक्टर फाइंड करोगे। ए वेक्टर क्या है आपके पास, 3i + 5j - k माइनस बी वाला वेक्टर है i + 2j - 5k। 3i + 5j - k, माइनस पहले आई से मल्टीप्लाई हुआ -i, फिर -2j से मल्टीप्लाई होगा -2j, फिर माइनस माइनस 5k से मल्टीप्लाई होगा +5k। अब आई वाला कंपोनेंट आई कंपोनेंट में ऐड हो गया, 3i - 1i तो 2i, जे वाला जे में सब्ट्रैक्ट हो गया, 5j - 2j तो +3j, के वाला के में सब्ट्रैक्ट हो गया, -1k +5k तो +4k, सही है। तो आपने ए प्लस बी वाला वेक्टर भी फाइंड कर लिया और ए माइनस बी वाला वेक्टर भी फाइंड कर लिया। आपको निकालना है इन दोनों वेक्टर्स पे एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, आपने वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है एन। तो सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर एन कैसे निकालोगे, आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो आपको सबसे पहले एन वाला वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर उन दोनों को डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब आपके पास कैसे आएगा एन वाला वेक्टर, कैसे आएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन जो आपके पास यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर पे। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। क्या निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर पैरेलल होता है तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, और अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सही है। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर कुछ प्रोडक्ट बताया नहीं जाता तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, सही है। तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स ए प्लस बी माइनस बी पे परपेंडिकुलर है। तो एन वाला ये जो यूनिट वेक्टर है, जो एन यूनिट वेक्टर है उसका वेक्टर निकालने के लिए
आप इन दोनों वेक्टर्स का a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास n वाला वेक्टर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के फर्स्ट रॉ में 3/3 का डिटर्मिनेंट बन गया, फर्स्ट रॉ में आई जे के आ गया, सही है। और सेकंड रॉ में a प्लस बी वाले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 4 7 -6। थर्ड रॉ में आपके पास जो है वो a माइनस बी जो वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट्स आएंगे 2 3 4, सही है। अब आप किसी भी रॉ या कॉलम को एक्सपेंड कर दो, हम एक्सपेंड कर देते हैं एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, वी गेट, सही है, हमने रॉ 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं हम। तो यूनिट वेक्टर एन, सॉरी वेक्टर एन इक्वल टू प्लस आई, 2/2 का आपके पास डिटर्मिनेंट बनेगा, सही है। आई फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में डिलीट 7 -6 3 4 माइनस जे, जे फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम में है डिलीट, 4 एलिमेंट्स बच गए 4 -6 2 3 2 4, सही है। हाँ 4 -6 2 4, ये 4 एलिमेंट बच गए, प्लस के आपके पास फर्स्ट और थर्ड कॉलम में है तो ये दोनों डिलीट हो गए, फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट, 4 एलिमेंट्स बच रहे 4 7 2 और 3। तो एन वाला वेक्टर कैसे आएगा, इक्वल टू आई 7 × 4 = 28 माइनस -6 × 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, 6 × 3 = 18 माइनस जे, 4 × 4 16 माइनस -6 × 2 -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, प्लस के 4 × 3 12 -7 × 2 14। तो एन वाला वेक्टर क्या आ रहा है आपके पास, 28 + 18 करो कितना होता है, 28 + 18 46, 46 आई, 12 16 + 12 करो 28 -28 जे, 12 -14 करेंगे -2 आ जाएगा, तो -2 के। तो ये आपने n वेक्टर फाइंड कर लिया, ये n वाला वेक्टर आपके पास आ गया। अब इस n वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, n इक्वल टू स्क्वायर रूट आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाला कंपोनेंट है -28 उसका स्क्वायर प्लस के वाला कंपोनेंट है -2 उसका स्क्वायर। अब जल्दी से मुझे बताओ स्क्वायर रूट 46 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेटर लेके बैठो जल्दी से करो 46 का स्क्वायर। 2116 2116 प्लस -28 का स्क्वायर करो प्लस में आएगा 784 784 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे +4 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करो और रूट ले लो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। 22√6 22√6, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, सही है ना। जो वेक्टर एन था उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 22√6। अब हम जो है वो एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है आपके पास 46i -28j -2k डिवाइड में एन, एन क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड 22√6। अच्छा, अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, सही है। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया आपने, 2 कॉमन आ गया 23i बचेगा -14j -k और डिवाइड में 22√6। ये 2 और 22 कैंसिल हो गए, तो यूनिट वेक्टर की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 23i -14j -k डिवाइड में 22, जब 2 के टेबल से कैंसिल हुआ 11√6। तो ये आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर आ गया जो परपेंडिकुलर है वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी पे। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही है। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या सर है आपके पास, हाँ बुक के बोलो। पीछे अलग आंसर आ रहा है। क्या है, बुक ने और सिंप्लीफाई किया है। नहीं, वो अलग ही आ रहा है कुछ। उसने रूट 6 नीचे नहीं लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है। 23/726i -14/726 23 अपॉन √726
√76। अच्छा, उसमें सेवन रूट टू से सिक्स 726। रूट के अंदर है। रूट के अंदर 7। अच्छा, एक बात बताओ, 23 आई है, हम्म। माइनस का 14J है, जी। माइनस का 1K है। यस। ये ऊपर सब नंबर सेम है, नीचे फर्क है। जी। तो इसने अंदर जो है वो बेटा रूट के अंदर 11 का क्या कहते हैं, 11 रूट के अंदर कैसे जाएगा, स्क्वायर हो गया 121। 121 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा, उसने सिंप्लीफाई नहीं किया और कुछ नहीं है। आप जो वैल्यू है ना डिवाइड में, उसका रूट लो। ये 11√6 आ रहा है आंसर। जी सही है। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं किया उसने, सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्योंकि अगर ऊपर का सब सही है ना, इसका मतलब आपने वेक्टर सही निकाला है। फिर आप मैग्नीट्यूड को चेक करो, मैग्नीट्यूड भी सही है आपका। इसका मतलब उसने सिंप्लीफाई नहीं किया, आप तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दोगे ना। चलो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है आपके पास? क्वेश्चन 5 में बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। आपके पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बेटा ऐसे बनता है, सही है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। अच्छा बेटा, पैरेललोग्राम आपके पास ये बन गया, सही है। पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल्स बनाओगे, एक डायगोनल बना लो, कोई भी एक डायगोनल बना लो। डायगोनल क्या होता है, जो दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलके जो लाइन बनती है वो डायगोनल होता है। तो ये आपने एक डायगोनल बना दिया। तो बेटा पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल क्या करता है, इस पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्रायंगल्स के अंदर ब्रेक कर देता है। सही है, दो बराबर ट्रायंगल्स के अंदर ये टूट गया, सही है। तो आपके पास जो है वो एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। आपने पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सही है। वेक्टर, जब आपके पास वेक्टर्स गिवन हो और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, तो क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, सही है। और जो दो वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं, एक साइड है ए और दूसरा, एक साइड है वेक्टर ए और दूसरा साइड है वेक्टर बी, सही है ना, अगर ट्रायंगल का। तो उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। और पैरेललोग्राम में कितने आपके पास ट्रायंगल बन रहे हैं, दो। तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे ही है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया, जो दो वेक्टर्स है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। दिस इज इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ट्राइंगल में क्या होता है, उसको डिवाइड बाय 2 भी करना होता है, सही है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स गिवन दे दिए जाए और बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लो, तो आप इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, जो दो वेक्टर्स गिवन होंगे वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स होंगी, सही है। आपके पास दो एडजेसेंट साइड्स होंगी, ओपोजिट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ओपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर आपके पास बॉटम वाली वेक्टर ए है तो अप वाली जो है वो टॉप वाली भी वेक्टर ए होगी। राइट वाली वेक्टर बी है तो लेफ्ट वाली भी वेक्टर बी होगी। तो ये जो दो वेक्टर्स गिवन होंगे ये टू एडजेसेंट वेक्टर्स होंगे, ओपोजिट नहीं होंगे। तो अगर आपके पास दो एडजेसेंट वेक्टर्स गिवन है पैरेललोग्राम में और ट्राइंगल में, तो आपके पास जो है वो दो ही, कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो, कोई भी दो साइड्स गिवन हो, सही है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देन मैग्नीट्यूड, सही है। तो ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ट्राइंगल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में कितने ट्राइंगल बनते हैं, दो, सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास इधर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सही है। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है भाई। गिवन दो कुछ गिवन दे रहा है, whose adjacent sides are represented by these two vectors। उसकी adjacent sides, पैरेललोग्राम की adjacent sides इन दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, एक ए और दूसरा बी, सही है। adjacent sides है ये। अच्छा, ए क्या है आपके पास, 5i - j + 3k, और बी है i + k, सही है। तो आपके पास जो है पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स गिवन दे दी, आपने उसका एरिया फाइंड करना है, एरिया निकालना है। अब आ जाओ, एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये दोनों वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे निकलता है? फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में पहला फर्स्ट वेक्टर ए है, उसके आई जे के कोफिशिएंट्स आएंगे 5 - 1 3। और फिर थर्ड रो के अंदर आपके पास क्या होगा? जो सेकंड वेक्टर है बी, उसके आई जे के कोफिशिएंट्स आएंगे। आई का कोफिशिएंट 1 है, जे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जे का कोफिशिएंट कितना है? 0। सही है। और के का कोफिशिएंट क्या है? 1। और के का कोफिशिएंट भी कितना है? 1। अच्छा, अब आप इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, R1 से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आई, 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 4 एलिमेंट्स बच गए, -1 3 0 1 माइनस जे। अब आपके पास जे जो है वो क्या है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर है, तो ये दोनों डिलीट हो गए, 4 एलिमेंट्स बच रहे, 5 3 1 1 प्लस के। तो आपके पास जो है वो के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर है, तो ये डिलीट, 5 - 1 1 0। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आई -1 × 1 -1 -3 × 0 0 माइनस जे 5 × 1 -3 × 1 प्लस के 5 × 0 0 -(-1 × -1) तो -1, माइनस प्लस वन हो गया। तो 1 × -1 -i हो गया, 5 - 3 तो 2 -2j हो गया ये। 0 + 1 1 × के तो प्लस के हो गया। ए क्रॉस बी वाला आपके पास वेक्टर आ गया। सही। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए क्रॉस बी का। स्क्वायर रूट आई वाले कोफिशिएंट -1 है, उसका स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट है -2, उसका स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 1, प्लस -2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर क्या आ गया? √6। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √6। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है? √6। सही है। अब आपके पास एरिया है, एरिया का यूनिट में क्या आता है? स्क्वायर। ए और बी का कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, तो हम यहाँ भी कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास ए बी सेंटीमीटर में है, ये नहीं पता हमें मीटर में है, ये किस में है, ये हमें पता नहीं है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट्स। एरिया में क्या, यूनिट में क्या लिख देंगे? स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एरिया का कोई भी यूनिट होता है उसमें स्क्वायर आता है, तो मैंने स्क्वायर लिख दिया और आगे यूनिट लिख दूंगा, स्पेसिफिक यूनिट नहीं लिख सकते। तो ये हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर लिया। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। चल, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है आपको? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऊपर हमने निकाला था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सही है, पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था, अब हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन 6 में है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप डेल्टा से लिख लो। सही है। आपको एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। हाँ, गिवन क्या दिया हुआ है? विथ वर्टिसेस, और ट्राइंगल के आपको तीनों वर्टिसेस गिवन दे दिए। अगर आप ट्राइंगल बना दो, ए वर्टेक्स ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, तीन वर्टिसेस गिवन है। सही है। ए आपके पास है 1, 1, 2, बी आपके पास है 2, 3, 5 एंड सी आपके पास है 1, 5, 5। सही है। आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। आपके पास जो है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, आपको उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। सही है। ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, एरिया निकालो। कैसे निकालेंगे? हमने अभी फॉर्मूला तो ऊपर पढ़ लिया कि आपके पास क्या है? कोई भी दो वेक्टर्स ट्राइंगल की दो साइड्स का, दो साइड्स, ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स है, आपके पास कोई भी दो साइड्स के वेक्टर्स गिवन हो, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई भी दो साइड्स के वेक्टर्स गिवन नहीं है। आपके पास तीनों पॉइंट्स गिवन दे दिए, तीनों वर्टिसेस गिवन दे दिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली दो वेक्टर्स बनाएंगे, दो वेक्टर्स निकालेंगे। अब आप देखो दो वेक्टर्स कैसे बनाओगे, अब आपकी मर्जी है। आप दो वेक्टर्स ए बी, पहला वेक्टर ए बी ले लो और दूसरा ए सी ले लो, या आपकी मर्जी है कि पहला वेक्टर आप बी सी ले लो और दूसरा वेक्टर बी ए ले लो, या आपकी मर्जी है कि एक वेक्टर आप सी ए निकाल लो और दूसरा वेक्टर सी बी निकाल लो। अब सिंपल याद रखो, आपको दो वेक्टर्स बनाने हैं, लेकिन उन दोनों वेक्टर्स के अंदर जो है वो इनिशियल पॉइंट सेम होगा। टर्मिनल पॉइंट आपके डिफरेंट होंगे दोनों वेक्टर्स में, लेकिन इनिशियल पॉइंट सेम होगा। तो इन तीनों वर्टिसेस में से, ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट को आप इनिशियल और बाकी दोनों को टर्मिनल ले लो, तो आपके पास ये दो वेक्टर्स बन जाएंगे। सही है। अब आपकी मर्जी है, ए को इनिशियल रखो, बी को रखो, सी को रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक पॉइंट को आपने इनिशियल लेना होगा। सही है। तो हम ए को ले लेते हैं। तो हमने एक वेक्टर फाइंड करना है ए बी, और दूसरा वेक्टर हम फाइंड करेंगे ए सी। एक ए बी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, दूसरा ए सी फाइंड कर रहे हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए, बी माइनस से टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। बी है 2,3,5, माइनस ए है 1,1,2। तो 2 - 1, 3 - 1, 5 - 2 इक्वल टू 2 - 1 1, 3 - 1 2, 5 - 2 3। तो ए बी वाला वेक्टर आ गया 1 2 3। सही है। इसी तरह अब एक और वेक्टर निकालना है। फर्स्ट वेक्टर में इनिशियल पॉइंट ए है, तो सेकंड वेक्टर में भी इनिशियल पॉइंट ए ही होगा। ए सी वेक्टर फाइंड करेंगे। कैसे निकालेंगे, सी माइनस ए, फाइनल पॉइंट है सी, उसको माइनस कर देंगे इनिशियल पॉइंट ए से। सी के कोऑर्डिनेट से 1,5,5 माइनस ए के कोऑर्डिनेट से 1,1,2, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। आई वाला कंपोनेंट आई से माइनस होगा, 1 - 1, जे वाला जे से, 5 - 1, के वाला के से, 5 - 2। तो आपके पास ए सी वाला वेक्टर क्या आ गया, 0,4,3। तो आपने दोनों वेक्टर्स फाइंड कर लिए, कोई भी दो साइड्स को दो वेक्टर्स बना लिए, दो साइड्स के दो वेक्टर्स निकाल लिए। अब आपने इन दोनों वेक्टर्स का क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ए बी क्रॉस ए सी करें या ए सी क्रॉस ए बी करें। ऊपर आपने ए क्रॉस बी किया था ना, अगर बी क्रॉस से कर लेते तो कोई फर्क पड़ता। जवाब है नहीं। रीजन क्या है, हमें ये बात पता है कि दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, ए क्रॉस बी, वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, साइन में फर्क होता है। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा हमने मैग्नीट्यूड निकाल, सॉरी, वेक्टर फाइंड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। तो इस वजह से अगर आप ए बी क्रॉस ए सी कर लो, या ए सी क्रॉस ए बी कर लो, जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में मैग्नीट्यूड आता है। सही है ना। रेक्टेंगल आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, सॉरी, रेक्टेंगल में नहीं, एरिया में मैग्नीट्यूड आता है। आपके पास एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सही है। हाँ, तो आपके पास जो है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो साइन जो है वो प्लस वाला वो भी प्लस बनता है, माइनस वाला वो भी प्लस बन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो हम अब ए बी क्रॉस ए सी कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया आई जे के फर्स्ट रॉ में, सेकंड रॉ के अंदर आपके पास आ जाएगा ए बी के जो है वो आई जे के कंपोनेंट्स 1 2 3। और फिर थर्ड रॉ में आ जाएंगे ए सी वाले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट 0 4 3। अब आप किसी भी रॉ या कॉलम को एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रॉ को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू आई, आई फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में है, डिलीट किया, चार एलिमेंट बचे 2 3 4 3, माइनस जे, जे फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम में है, डिलीट किया, चार एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 3 0 3, माइनस के। अच्छा, माइनस के, तो आपके पास जो है वो के थर्ड रॉ, सॉरी फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम में है, डिलीट हुआ, चार एलिमेंट्स बचे। तो ए बी क्रॉस ए सी क्या आ रहा है, आई, 2 × 3 6, माइनस 3 × 4 12, माइनस जे, 1 × 3 3, माइनस 3 × 0 0, माइनस के।
1 मल्टीप्लाई 4 4, -2 मल्टीप्लाई 0 0। तो -6 -12 इज -6i, 3 -0 -3j, 4 -0 -4k हो गया। ये सही है। तो आपने ए बी क्रॉस ए सी वाला वेक्टर फाइंड कर लिया। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट आई का कोफिशिएंट क्या है -6 उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है -3 उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट है -4 इसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर 36 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो इन सबको ऐड करो, रूट लो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। तकरीबन रूट 61 बन रहा है। हम्म। सही है। इन सबको ऐड करो, बताओ क्या आ रहा है रूट के अंदर। हाँ, रूट 61 आ रहा है, रूट 61। सही। अच्छा। तो अब आपके पास क्या है, क्योंकि 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 16 कितना हो जाता है 61, रूट के अंदर 61 आ गया। अब यहाँ पे क्या है आपको, रूट 61 का रूट लो। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, आई थिंक नहीं होगा 61, क्योंकि 61 प्राइम नंबर है मेरे ख्याल में। हाँ, टूटेगा ही नहीं, तो रूट से बाहर नहीं आ सकता ये। अच्छा। तो आपके पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको आप डेल्टा से भी लिख सकते हो। क्या होता है 1/2, और जो दो वेक्टर्स थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 रूट 61। तो आंसर क्या आ गया, रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी तीनों vertices आपके पास given है। इससे एक तो बेटा सर कुछ पूछना है? सही है। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर, सही सही है। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। 7 में क्या है आपके पास, इफ ए बी एंड सी, आपके पास तीन वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं। ए वेक्टर गिवन है, क्या है ए वाला वेक्टर 2i + j +7k। बी वाला क्या वेक्टर गिवन है, बी वाला वेक्टर है i - 3j +5k। इसी तरह सी वाला वेक्टर भी गिवन है, सी वाला वेक्टर क्या है आपके पास, -i +5j +k। सही है। ए वाला वेक्टर गिवन है 2i + j +7k बी वाला वेक्टर है i - 3j +5k। वाला वेक्टर गिवन है -i + 5j -i + 5j +5 के। सी वाला वेक्टर गिवन दिया हुआ है। तीन वेक्टर आपके पास ए बी सी ये गिवन है। आपको बोला जा रहा है देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करो। सही है, क्या वेरीफाई करना है, आपने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। ए क्रॉस बी प्लस सी इसके इक्वल होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अच्छा बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तीन वेक्टर्स यूज हो रहे हैं ए बी सी, प्लस भी आ रहा है और मल्टीप्लाई भी आ रहा है। तो ये आपके पास कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव। जब आपके पास प्लस और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ आते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। सही है। अच्छा, और ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। सही है ना। ये आपके पास किसका लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट का लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, एक ही बात है। सही है। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आपको बोल दे ये ए बी सी तीन वेक्टर्स आपके पास गिवन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को वेरीफाई करो, और लॉ लिखा हुआ नहीं हो, इधर तो लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का। सही है। अच्छा, अब हमने ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाएगा, बी प्लस सी, वैक्टर बी और सी को आपने ऐड करना है।
बी है आई -3j +5k प्लस सी वाला वेक्टर है -i, तो प्लस माइनस माइनस आई हो गया, +5j +k। तो 1i, ये प्लस का आई है माइनस का आई कैंसिल, -3j +5k तो 2j हो गया, -3j +5j 2j हो गया, 5k +1k 6k हो गया। तो b+c वाला वेक्टर आपके पास आ गया। अब ए वाले वेक्टर का आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है b+c वाले वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले आई जे के आ जाएगा फर्स्ट रॉ में, सेकंड रॉ में आपके पास जो है वो ए वाला वेक्टर आएगा। ए वाला वेक्टर क्या गिवन दिया हुआ है, 2, आई का कोफिशिएंट आ गया, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 7। और थर्ड रो में b+c जो वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। आई नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। जे का कोफिशिएंट है 2, के का कोफिशिएंट है 6। सही है। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय ρ1। सही है, फर्स्ट रॉ से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, ए क्रॉस b+c इक्वल टू आई। आई फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में है, डिलीट हो गया, 1 7 2 6, ये 4 एलिमेंट्स बच गए, माइनस जे, जे आपके पास जो है वो फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम में है, वो डिलीट, 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं, 2 7 0 6 प्लस के। तो आपके पास जो है वो के फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम के अंदर डिलीट हो गया, 2 1 0 2 इक्वल टू आई, 1 × 6 6 -7 × 2 14 माइनस जे, 2 × 6 12 -7 × 0 0 प्लस के, 2 × 2 4 -1 × 0 0 इक्वल टू 6 - 14 कितना हो जाएगा, -8i। 12 -0 12, तो ये मल्टीप्लाई माइनस जे तो -12j हो गया। 4 -0 4 मल्टीप्लाई बाय के तो +4k हो गया। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो था ए क्रॉस b+c वाला वेक्टर आपने फाइंड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे, RHS। राइट हैंड साइड में पहले आपने क्या करना है, ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर ए और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर उन दोनों के जो आंसर्स आएंगे, वेक्टर्स आएंगे, उनको ऐड करना है। सही है। तो फर्स्ट फाइंड ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, आई जे के आ गया, फिर आपके पास ए वाले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स आएंगे। क्या है, ए वाले वेक्टर के 2 1 7, और फिर लास्ट रो में बी वाले वेक्टर्स के आई जे के कोफिशिएंट्स आएंगे, 1 -3 5। अच्छा, तो अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय ρ1, एक्सपेंडिंग बाय ρ1, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई प्लस आई, 2/2, 1 7 -3 5, क्योंकि आई फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गई, तो 4 एलिमेंट्स ये बचेंगे। फिर आपके पास माइनस जे, जे जो है वो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम में है, डिलीट, 4 एलिमेंट्स कौन कौन से बच रहे हैं, 2 7 1 5। फिर प्लस के, तो के भी फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम में है, डिलीट, तो 4 एलिमेंट्स बच गए, 2 1 1 -3 इक्वल टू आई, 1 × 5 5 माइनस 7 × -3 तो -21, तो माइनस माइनस +21 माइनस जे, 2 × 5 10 -7 × 1 7 प्लस के, 2 × -3 -6 -1 × 1 1, 5 + 21 26 आई हो गया, तो 10 -7 3 × j तो -3j हो गया। हाँ, -6 -1 आपके पास हो गया, -7 × k तो -7k हो गया। सही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब आगे मूव करते हैं। ए क्रॉस बी निकाल लिया हमने, इसके बाद हमने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे अब, ए क्रॉस बी के बाद, ए क्रॉस सी।
डिटर्मिनेंट बनेगा 3/3 का। फर्स्ट रॉ में आई जे के, सेकंड रॉ के अंदर जो है वो आई के ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। आई का कोफिशिएंट 2, जे का 1, के का 7। और थर्ड रॉ में आपके पास जो है वो सी वाले वेक्टर के कोफिशिएंट्स आएंगे, आई जे के, आई जे और के। हाँ तो है -1 है आई का कोफिशिएंट, जे का 5 है और के का +1 है। फर्स्ट रॉ का एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। तो ये फर्स्ट रॉ का एक्सपेंड कर देते हैं। ए क्रॉस सी इक्वल टू आई, 2/2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा आपके पास। सही है। अच्छा, आई फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गई। सही। तो आपके पास चार एलिमेंट्स कौन कौन से बचेंगे? 1 7 5 1 माइनस जे। जे आपके पास फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम में है, डिलीट। फोर एलिमेंट बचे, 2 7 -1 1 प्लस के आपके पास फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम में है, डिलीट हो गया। 2 1 -1 5, ये चार एलिमेंट बचेंगे। इक्वल टू आई, 1 × 1 1 -7 × 5 35 माइनस जे, 2 × 1 2 -7 × -1 तो -1 माइनस माइनस +7 हो गया ये। प्लस के, 2 × 5 10 -1 × -1 तो माइनस माइनस +1 हो गया ये। तो 1 -35 -34 आई हो गया। 2 + 7 मल्टीप्लाई -j तो -9j हो गया। k+1 11 मल्टीप्लाई, सॉरी 10 + 1 11 मल्टीप्लाई के तो +11 k हो गया। तो एक क्रॉस सी वाला वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों वेक्टर्स को, एक क्रॉस बी वाले वेक्टर को और एक क्रॉस सी वाले वेक्टर को, इन दोनों वेक्टर्स को अब हमने ऐड करना है। ए क्रॉस बी वाला वेक्टर क्या है? 26i -3j, 26i -3j -7k प्लस ए क्रॉस सी वाला वेक्टर क्या है? -34i, तो प्लस माइनस -34i -9j +11k। तो ये, तो आई वाले कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट। 26i -34i -8i। जे वाला जे में -3j -9j -12j। के वाला के में -7k +11k +4k। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है। इसको अब हम मैच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। सही है। लेफ्ट हैंड साइड का भी देखो बिल्कुल सिमिलर आंसर है, -8i -12j +4k। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमने वेरीफाई कर दिया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सर। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब एप्लीकेशन से रिलेटेड है कुछ, ये क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 किया है, अभी 8 करते हैं। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, सही है ना, सवाल में लिख दिया है। क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स गिवन दे दिए, एक का नाम हम ए रख लेते हैं, i -7j +7k, और दूसरे वेक्टर का नाम हम बी रख लेते हैं, 3i -2j +2k। तो ये दो वेक्टर्स गिवन दिए हुए, बोल रहा है एंगल निकालो, लेकिन सवाल में लिख दिया क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में बनने वाला एंगल थीटा फाइंड करना है। सही है। क्योंकि एंगल निकालने के लिए, दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल निकालने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, वो आसान है काफी। क्रॉस प्रोडक्ट के मुकाबले में काम भी थोड़ा कम होता है। अच्छा, लेकिन इसने यहाँ पे बोल दिया क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए आपने ये दो वेक्टर्स जो गिवन है इनके दरमियान में एंगल निकालना है। सही है। आपको पता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई साइन थीटा। ऐसे ही है। तो अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो ए क्रॉस बी का वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। किससे डिवाइड होगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो किसके बराबर आ गया? साइन थीटा। और थीटा निकालना है तो साइन इधर आके साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए मल्टीप्लाई बी, किसके इक्वल आ गया? थीटा।
ये सारी चीजें होंगी, हम इस इक्वेशन वन के अंदर उसको पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन में। सही है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाया जाएगा 3/3 का। फर्स्ट रॉ में आई जे के आ गया, सेकंड रॉ में ए के कोफिशिएंट्स आएंगे। सही है ना। आई जे के आई का है 1, जे का -7, के का 7। और थर्ड रॉ में आपके पास जो वेक्टर बी है उसके ए जे आई जे के कोफिशिएंट्स आएंगे 3, -2, 2। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रॉ वन। फर्स्ट रॉ से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू आई, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में डिलीट, 4 एलिमेंट्स बच गए, -7, 7, 3, सॉरी -2, 2। आई के बाद -j, 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 1, 7, 3, 2, माइनस प्लस के, भी 4 एलिमेंट्स बचेंगे। कौन कौन से? 1, -7, 3, -2। सही है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आई, -7 मल्टीप्लाई टू -14, -7 मल्टीप्लाई -2, -14, माइनस माइनस +14, -j। सही है। हम्म 1 मल्टीप्लाई 2, -7 मल्टीप्लाई 3, 21, प्लस के। 1 मल्टीप्लाई -2, -2, माइनस -7 मल्टीप्लाई 3, -21, माइनस माइनस +21, -14 +14 0, 0 मल्टीप्लाई आई 0 हो गया। 21, 2 -21, -19, मल्टीप्लाई -j, तो माइनस माइनस +19j, -2 +21 तो +19 के हो गया। तो ए क्रॉस बी वाला वेक्टर क्या आ गया आपके पास? 19j +19 के। सही है। अब इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इक्वल टू स्क्वायर रूट आई वाला कोफिशिएंट। 722 19 का का रूट लो, स्क्वायर 361 है। 361, और दूसरा 19 के स्क्वायर भी 361। इन दोनों को ऐड किया, 361 + 361 722 होता है, और फिर उसका रूट भी ले लो। आंसर बताओ क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। 19√2। 19√2। सही है। चलो, तो आपने क्या किया, ए क्रॉस बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? स्क्वायर रूट, वेक्टर ए क्या है आपके पास? I -7j + 7k। तो आई का कोफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट है -7, उसका स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट है 7, उसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, प्लस -7 का स्क्वायर 49, +7 का स्क्वायर भी 49। तो रूट के अंदर 99 आ गया। 99 देखो रूट से बाहर आता है, 3√11। 3√11। सही है। अब बी वाले वेक्टर का हमने ये क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। स्क्वायर रूट बी वाला वेक्टर क्या है हमारे पास? 3i - 2j + 2k। तो आई का कोफिशिएंट है 3, उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है -2, उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट है 2, उसका स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, प्लस -2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो रूट 17 हो गया, और 17 रूट से बाहर नहीं आ सकता। अब इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। सही है। इक्वेशन वन क्या है? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर आ रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 19√2, और डिवाइड में आपके पास है ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी मैग्नीट्यूड, 3√11 मल्टीप्लाई √17। अच्छा बेटा, ये 19√2 डिवाइड बाय, पूरा फ्रैक्शन बनाओ, 3√11 मल्टीप्लाई √17, ये पूरा फ्रैक्शन बनाओ, और इसका आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। साइन इनवर्स ये फ्रैक्शन का बताओ क्या आंसर आ रहा है डिवाइड होके। हम्म, ये वैल्यू निकाल लो। सही है, जीरो क्या पॉइंट वैल्यू आ सिक्स रही? फाइव फोर 0.654। आगे एक एक दो डिजिट और बताओ। 97।
97। अब इसका साइन इनवर्स ले लो, शिफ्ट दबा के साइन को प्रेस करो और ये एंगल लिख दो या आंसर प्रेस कर दो। थीटा की क्या वैल्यू आ गई? 40.91। फोर्टी पॉइंट नाइन पॉइंट वन नाइन वन डिग्री। तो आपके पास ये जो दो वेक्टर्स गिवन दिए हुए थे, इन दोनों के दरमियान में कितना एंगल बन रहा है? 40.91 डिग्री। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? तो सर। आपने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है? फाइंड द मोमेंट। आपको मोमेंट निकालना है, सही है ना? मोमेंट बेसिकली टॉर्क ही होता है, सही है ना? मोमेंट आपने पढ़ा है ना, फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा मोमेंट। सही है ना? मोमेंट और टॉर्क एक ही बात होती है। मोमेंट बोल रहे हैं, मोमेंट को एम से लिख लेते हैं, कैपिटल एम से, सही है। मोमेंट निकालना है अबाउट अ पॉइंट, सही है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट ए गिवन दे दिया। ऑफ द फोर्स, सही है। एक ऑब्जेक्ट था, इस पॉइंट पे था, उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगी? एफ गिवन दी हुई है। फोर्स एक वेक्टर है, I+2J -K, सही है। अप्लाइड एट बी, और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे, वो पॉइंट ए पे था, फोर्स अप्लाई हुई, आपके पास वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा, सही है। हम्म। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, -2, -5, सही है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? मोमेंट फाइंड करना है। मोमेंट इक्विवेलेंट टू टॉर्क, सही है ना? तो आपको पता है टॉर्क हो या मोमेंट हो, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के दरमियान का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, R×F। अब आपको इधर आर निकालना है। आर कैसे निकलेगा? आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पे था, उस पर फोर्स लगी, वो मूव करके पॉइंट बी पे पहुंच गया, मूव सर्कुलर पाथ में हुआ है। तो उसने जो है वो क्या किया है, यहाँ पे मूवमेंट प्रोड्यूस किया, वो मूवमेंट निकालना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो आर वेक्टर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आएगा? ए बी, सही है। क्या है? ए बी, B-A करके आएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है? बी। ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव किया है पॉइंट बी तक, सही है। तो ए आपके पास बी है 3, -2, -5, माइनस ए है आपके पास 1, 3, 5। तो 3 -1 हो जाएगा, -2 -3 होगा, 5 -5 होगा। 3 -1 2, -3 -2 -3 -5, 5 -5 0। तो आपके पास आर वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया? 2, -5, 0। और फोर्स वाला वेक्टर आपके पास गिवन है। आपने अब इन क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है। और आपको ये पता है कि मोमेंट किसके बराबर होता है? R×F, सही है ना? मोमेंट बोले या टॉर्क बोले, एक ही बात है। हाँ, तो आपके पास मोमेंट किसके बराबर है? R×F, सही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स के दरमियान, आर और एफ के दरमियान। सबसे पहले 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। फर्स्ट रॉ में I J K, सेकंड रॉ में आर वाले वेक्टर के I J K के कोफिशिएंट्स आएंगे, 2 -5 0। और थर्ड रॉ में फोर्स वाले वेक्टर के I J K के कोफिशिएंट्स आएंगे, 1 2 -1। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम को हमने एक्सपेंड कर दिया है, एक्सपेंडिंग बाय ρ1, सही है। फर्स्ट रॉ को हम इधर एक्सपेंड कर रहे हैं R1 को। तो M = I, 2/I फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में है, डिलीट हो गया, चार एलिमेंट बचे, -5 0 2 -1। -J, J फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम में है, डिलीट, चार एलिमेंट बचे, 2 1 -1। +K, सही है। तो आपके पास जो है वो K फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में डिलीट, चार एलिमेंट्स बचे, 2 -5 1 2। तो M = I, -5 × -1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 × 1 -0 × 2 0, -J, 2 × -1 -2, -0 × 1 0, +K, 2 × 2 4, -5 × 1 -5, माइनस प्लस 5। तो 5 - 0 5I हो गया, सही है। माइनस -2 -0 होगा, तो -2 × -J, तो +2J हो गया। 4 + 5 9, प्लस का 9K। तो आपके पास मोमेंट वाला जो वेक्टर आ गया, मोमेंट आ गया, वो क्या आ गया? 5I + 2J + 9K। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या बोला था? फाइंड द मोमेंट। आपके पास यहाँ पे मोमेंट का वेक्टर आया है, सही है ना? आपको मोमेंट फाइंड करना है, सही है। ये बोला है कि मोमेंट का वेक्टर निकालो, नहीं, इसका मतलब मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है।
लेकिन आपके पास जब भी आप मोमेंट निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ऑलवेज मोमेंट का वेक्टर आएगा। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एम इक्वल टू स्क्वायर रूट आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81। इन सबको ऐड करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। रूट 110 आ रहा है। जी। रूट 110 और रूट 110 का रूट आई थिंक नहीं निकलेगा बाहर, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना। जी नहीं निकलेगा। तो आपके पास मोमेंट कितना आ गया है, रूट 110। डेसिमल में बताओ क्या वैल्यू आ रही है, यूनिट्स, और डेसिमल में भी लिख सकते हो। 10.488। 10.88 488। यूनिट्स, सही है। अब स्पेसिफिक यूनिट नहीं लिख सकते मोमेंट का क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट गिवन नहीं है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। चलो नो एक सर। लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा, ये एक्सरसाइज क्रॉस प्रोडक्ट की वेक्टर प्रोडक्ट की खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स। फोर्स, आप एक फोर्स है 40 न्यूटन की वो अप्लाई कर रहे हो, सही है, मैग्नीट्यूड गिवन दे दिया फोर्स का, टू द एंड ऑफ 0.3 मीटर ब्रांच, एक ब्रांच के एंड पे, सही है, और उसकी लेंथ कितनी दे दी, रेडियस कितना गिवन दे दिया 0.3 मीटर, एट एन एंगल ऑफ 110 डिग्रीज, और एंगल थीटा कितना बन रहा है 110 डिग्री, सही है। एक ब्रांच है, उसकी लेंथ गिवन दे दी, उसके एंड पे आप जो है वो 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान में कितना एंगल बन रहा है 110 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। आपको सॉरी मोमेंट, आपको मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, एम नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है आपको मोमेंट। हाँ, ये जो मोमेंट है आपके पास एम नॉट, ये वेक्टर, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब एम नॉट फाइंड करना है, सही है। प्रोड्यूस बाय द अप्लाइड फोर्स, ये जो अप्लाई फोर्स अप्लाई हो रही है इसकी वजह से कितना मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है उस ब्रांच के अंदर, वो आपने फाइंड करना है। देखो यहाँ पे फोर्स गिवन है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, एंगल भी गिवन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, और डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर कोई भी गिवन नहीं है। तो सिंपल, हमने अभी पढ़ा मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, आर क्रॉस एफ। और हमें ये बात पता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ बराबर हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, सही है। तो एम नॉट इक्वल टू आर की वैल्यू 0.3, एफ कितना गिवन दे दिया 40, साइन थीटा की क्या वैल्यू है 110। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बता दो, साइन 110 निकालो, 40 से मल्टीप्लाई करो, 0.3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो इतना जो है वो आपके पास मोमेंट प्रोड्यूस होगा उस ब्रांच पे, जिसकी जो है वो लेंथ रेडियस कितना गिवन दिया हुआ है 0.3 मीटर, और आपने उस पर 40 न्यूटन की फोर्स लगाई है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 110 डिग्री बन रहा है। बताओ क्या वैल्यू आई। 11.27। 11.27। अब इधर स्पेसिफिक यूनिट्स गिवन है फोर्स का भी और रेडियस का भी, तो हम भी स्पेसिफिक यूनिट्स लिखेंगे। क्या हो जाएगा, मोमेंट का यूनिट क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है ना, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, न्यूटन मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंट और टॉर्क। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है 3.5 क्रॉस प्रोडक्ट की वेक्टर प्रोडक्ट की कंप्लीट हो गई।